वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल विवेकानंद करियर पॉइंट। हमारी ये जो कड़ियाँ हैं राष्ट्रपति के संबंध में, इसी को ही आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रपति के संबंध में कुछ और शक्तियों को पढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों पर बात की थी। विधायी शक्तियों में हमने धन्य विधेयक पर और वित्त विधेयक पर, संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की पावर्स देखी थी। फिर हमने राष्ट्रपति की वीटो पावर्स के बारे में भी जाना था। आज हम विधायी शक्तियों के अंतर्गत कुछ और इम्पोर्टेंट शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे और उन्हीं में से ही सबसे पहली जो शक्ति आपकी है वो है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाल ही के जो घटनाएं हुई हैं उनके लिहाज से राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर एक प्रश्न बनना लाजमी है। तो याद रख लेना, अध्यादेश जारी करने की शक्ति की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति आपकी आर्टिकल अनुच्छेद 123 में वर्णित है। क्लियर। अब पहली बात, अध्यादेश होता क्या है? ध्यान से सुनना, हमने बात की थी कि हमारे देश में सेंटर में एक ही संस्था है जो देश के लिए कानूनों का निर्माण करेगी और वो संस्था है हमारे देश की संसद। और जब मैं ये कहता हूँ संसद तो मेरा तात्पर्य होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। यानी कि ये तीनों मिल के हमारे देश में क्या बनाती हैं? कानूनों का निर्माण करते हैं। अब राष्ट्रपति की अगर बात करें तो ये तो एक पद है ना, और इस पद पर एक व्यक्ति विराजमान है जो हमेशा ही कानूनों के निर्माण के लिए तत्पर रहता है। लेकिन अगर वही दूसरी तरफ देखें तो लोकसभा और राज्यसभा ये चैम्बर्स हैं, सदन हैं। इनमें बहुत सारे सदस्य जो हैं वो मिल के बैठ करके चर्चा करके मतदान करके कानूनों का निर्माण करती हैं। और ये जो पूरी प्रक्रिया लोकसभा और राज्यसभा अपनाती हैं ये अपनी एक विशेष बैठकों के दौर में अपनाती हैं। और उन्हीं विशेष बैठकों का दौर जो है वो एक सत्र के नाम से जाना जाता है, जिसे हम सेशन या सत्र के नाम से पुकारते हैं। क्लियर। अब एक सत्र जो है वो 2 महीने का भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है और 4 महीने का भी हो सकता है। वो सत्र पर डिपेंड है। अब क्या होता है, उन्हीं सत्रों के बीच में कुछ गैप भी होते हैं। गैप से मेरा तात्पर्य है कि कुछ ऐसा समय भी आता है जब लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई एक या दोनों ही अपनी बैठकें नहीं कर रही होती। यानी कि ये वो समय होता है, बच्चों वाली भाषा में बोलूँ तो ये वो समय है जब लोकसभा और राज्यसभा अपनी छुट्टियां मना रही होती है। अब उस समय के दौरान अगर देश के अंदर किसी कानून की आवश्यकता है तो क्या होगा, हम उस बारे में बात करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जब देश में किसी कानून की आवश्यकता है और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से कोई एक या दोनों ही अपनी बैठकें नहीं कर पा रही, तब ऐसी कंडीशन में संविधान हमारे राष्ट्रपति को ये आज्ञा देता है, शक्ति देता है कि वह उस टाइम पीरियड के दौरान जो है अपनी तरफ से एक कच्चा कानून जो है वो जनता पर लागू कर सकता है। और उसी को ही हम एक अध्यादेश के नाम से पुकारते हैं। क्लियर। अध्यादेश का सिंपल कॉन्सेप्ट शब्दों में समझ लिया आपने। चलिए अब हम सबसे पहले सत्र पर बात कर लेते हैं। देखिए मित्रों, हमारे देश के अंतर्गत जो लोकसभा और राज्यसभा अपनी बैठकें हैं वो टोटल 3 सत्रों में करती हैं, जिनमें से सबसे पहला जो सत्र है वो आपका आता है बजट सत्र। दूसरा जो सत्र आता है मित्रों वो आपका आता है ग्रीष्मकालीन सत्र, या कभी कभी इसको मानसून सत्र भी कहते हैं। और तीसरे प्रकार का जो सत्र आपका आता है वो आता है शीतकालीन सत्र। मित्रों, शीतकालीन सत्र 3 प्रकार के सत्र होते हैं, सेशन होते हैं, जिनके अंतर्गत बैठकें चलती रहती हैं। बात करें बजट सत्र की तो बजट सत्र जो है वो मित्रों आपका फरवरी से प्रारंभ होता है, 1 फरवरी से, और पूरे 4 माह तक चलता है। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई तक चलता है। 31 मई तक जो है वो आपका बजट सत्र चलता है। और फिर उसके बाद में जून का जो महीना है मित्रों, जून का जो महीना है उसके अंतर्गत सामान्यतः किसी प्रकार की भी बैठक नहीं होती। ये बैठकों का दौर तब खत्म हो जाता है। अब उसके बाद में अगले महीने यानी कि जुलाई के अंतर्गत फिर से संसद के दोनों सदन अपनी बैठकें शुरू कर देते हैं।
और अब की बार बैठकों का ये जो दौर है ये पूरे 3 माह तक चलता है, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक। यानी कि सितंबर तक आते आते जो है वो हमारी ग्रीष्मकालीन सत्र भी पूरा हो जाता है और बैठकों का वो दौर फिर से समाप्त हो जाता है। और फिर अक्टूबर में आकर के हमारी संसद जो है वो छुट्टियां मना रही होती है, बैठकें नहीं होती। और फिर उसके अगले माह तक शीतकाल में यानी कि नवंबर महीने में बैठकें फिर से शुरू हो जाती है और पूरे 2 महीने चलती है, नवंबर और दिसंबर में। और दिसंबर के बाद फिर बैठकें ख़त्म हो जाती है और फिर उसके बाद जनवरी में किसी प्रकार की बैठक नहीं होती और फिर फरवरी में फिर से बैठकें शुरू हो जाती हैं। तो इस प्रकार से पूरे साल भर का कार्यक्रम जो है ये रोटेशन में चलता रहता है और संसद अपना काम करती रहती है। अब मान लो वो टाइम पीरियड जून, अक्टूबर या जनवरी, इन्हीं में से किसी एक ऐसे टाइम पीरियड की अगर हम बात करें जब देश में किसी कानून की आवश्यकता हो और हमारे देश की संसद जो है वो समय बैठक नहीं कर पा रही हो, तब ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति को पावर ये सौंपी गई है कि वह देश के लिए एक कानून लागू कर सकता है आदेश के रूप में, और उसी आदेश को अध्यादेश के नाम से भी पुकारा गया है संविधान में। और राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की पावर आर्टिकल 123 के अंतर्गत है। क्लियर? चलिए अब आगे बात करते हैं। तो राष्ट्रपति जो है वो सबसे पहली बात कि किसी भी विषय पर जो संघ सूची में वर्णित है उस विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है, या फिर ऐसे विषय जो संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं उन सभी विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब आगे बात करते हैं। अब आगे बात ये करते हैं कि मान लो जनवरी में जो है वो राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया और अगले ही महीने फरवरी में बजट सत्र शुरू हो गया, संसद की बैठकों के दौर शुरू हो गया। अब क्या होगा? क्या उस अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा? क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली कानून जो है वो संसद ही बनाएगी, है या नहीं? बिल्कुल है। तो उसी संदर्भ में हम बात करें तो जब संसद के दोनों सत्र अपने सदन जो हैं वो अपने सत्र में वापस आ जाते हैं, बैठ के करने लग जाते हैं, तब ऐसी कंडीशन में उस अध्यादेश को दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है। क्लियर? और अगर दोनों सदनों से वो अध्यादेश पारित हो जाए तब जाकर वो अल्टीमेटली फिर परमानेंट कानून का निर्माण कर लेगा जो लाइफ टाइम तक, अनंत काल तक चलेगा। और अगर पहले बात करें और अगर लोकसभा या राज्यसभा उस अध्यादेश को अस्वीकार कर दे, फेल कर दे, तब ऐसी कंडीशन में वह अध्यादेश वहीं का वहीं ही समाप्त हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, कानून का जो है वो रूप नहीं ले पाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब सेकंड बात करते हैं हम टाइम बाउंडेशन की। जी हाँ मित्रों, यहाँ टाइम बाउंडेशन है और टाइम बाउंडेशन से मेरा तात्पर्य है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जो हैं एक नियत समय के अंतर्गत उस अध्यादेश को पारित करना आवश्यक है, दोनों को। और उस टाइम पीरियड का अगर बात करें तो उस टाइम पीरियड का जो समय है वो है 6 सप्ताह। यानी कि जिस दिन लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें शुरू हुई उस तारीख से लेकर 6 सप्ताह के भीतर उस अध्यादेश को दोनों सदनों से पारित करवाना आवश्यक है। और अगर दोनों ही सदन उसे अस्वीकार कर दें या 6 सप्ताह का टाइम निकल जाए, कोई निर्णय ना लिया जाए, तो दोनों ही सूरतों में अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। और अगर पास हो जाए तो राष्ट्रपति साइन कर देगा और वह अध्यादेश कानूनों का निर्माण कर लेगा। पहली बात ये। क्लियर? चलिए अब हम थोड़ा सा यहाँ आते हैं। अब मान लो जनवरी में बैठक नहीं हुई, अब क्या ये जरूरी है कि जनवरी के बाद फरवरी में ही बैठक शुरू हो? हमारा आर्टिकल 85 जो है वो इस संदर्भ में एक स्पष्ट और सीधे सरल शब्दों में एक बात कहते हैं, वो ये कि वर्ष के अंतर्गत, क्या सुनना, एक वर्ष में जो संसद की बैठकें होगी उनके मध्य मैक्सिमम जो गैप है वो 6 महीने का ही हो सकता है। आर्टिकल 85 में लिखा है कि इस वाली जो बैठक है, दिसंबर वाली जो बैठक है और उसके अगले वाली जो बैठक होगी
उस अगली वाली बैठक के महीने जो हैं के अंतर्गत टोटल 6 महीने का ही गैप एक्सेप्टेबल है, इससे ज़्यादा गैप नहीं हो सकता। क्लियर? यानी कि लास्ट टाइम जब बैठक हुई थी तब अगली बैठक होने में 6 महीने का भी समय लग सकता है, और इन 6 महीनों के दौरान जो हैं वो फिर अध्यादेश भी जारी रह सकता है। क्लियर? और अध्यादेश तो फिर सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह के बाद भी लग सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक अध्यादेश की अधिकतम समय सीमा कितनी होगी मित्रों, तो एक अध्यादेश की अधिकतम समय सीमा 6 माह और 6 सप्ताह होगी। यानी कि मैं कहूँ 7 माह और 2 सप्ताह, लगभग 7.5 महीने की समय सीमा होती है एक अध्यादेश की हमारे देश में लागू होने की। और इतने समय पश्चात जो है वो उसको या तो कानून के रूप में तब्दील कर लिया जाता है या फिर उसे समाप्त कर दिया जाता है। अभी हाल ही में जो तीनों कृषि कानून जो हैं जिन पर काफ़ी विवाद हो रहा है वो अपने आप में प्रारंभ में एक अध्यादेश ही थे। इन तीनों कृषि कानूनों को शुरुआत में अध्यादेश के माध्यम से ही हमारे देश के अंतर्गत लागू किया गया था और वर्तमान में फिर ये कानूनों का रूप ले चुके हैं। तो ये हमारे आसपास की हो रही व्यवहारिक बातें ही हैं जिन्हें हमने संविधान के अंतर्गत पढ़ा है, समझा है, जाना है और विधायी कार्यों के बारे में हमने जाना है। ये थी हमारी आर्टिकल 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जो कि उसके विधायी शक्तियों के अंतर्गत ही आती है। अभी हम विधायी शक्तियों में एक लास्ट बात और कर लेते हैं, और वो लास्ट बात है आर्टिकल 143 अनुच्छेद 143। उसको भी हम विधायी शक्तियों में ही काउंट करेंगे। आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2019-18 में मेरे ख्याल से जब अयोध्या के मंदिर, अयोध्या की जो राम जन्मभूमि है उस पर जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, उस समय जो है वो आर्टिकल 143, 142 या इससे संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं वो काफ़ी चर्चा में रहे थे। और आर्टिकल 143 तो मेरे ख्याल से ये वर्ष में कभी ना कभी किसी न किसी माध्यम से चर्चा में रहता ही। तो हाल ही की किसी घटनाओं के मद्देनज़र ही आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकते हैं, और उन्हीं में से आपका आर्टिकल 143 भी उभर कर ही आता है। तो जानते हैं 143 के अंतर्गत क्या लिखा है। आर्टिकल 143 में लिखा है कि राष्ट्रपति के पास ये पावर है, ध्यान से सुनना, राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है कि वह कानून के किसी प्रश्न पर, विधि के किसी प्रश्न पर, राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वह कानून के किसी प्रश्न पर, कोई ऐसा प्रश्न, कोई ऐसी बात जिसमें कानून की व्याख्या करनी हो, विधि के कोई प्रश्न, उस प्रश्न को लेकर, उस बात को लेकर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। ध्यान से सुनना मित्रों, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। ये राष्ट्रपति की पावर है कि वह सर्वोच्च न्यायालय को बोल सकता है कि आप मुझे इस कानून के प्रश्न को लेकर जवाब दीजिए। ठीक, सलाह मांगेगा, परामर्श मांगेगा। अब यहाँ दो बातें जो हैं वो जाननी जरूरी है। नंबर एक बात कि क्या सर्वोच्च न्यायालय उस सलाह को, उस परामर्श को देने के लिए बाध्यकारी है? पहली बात। दूसरी बात कि मान लो सर्वोच्च न्यायालय ने वो सलाह दे भी दी राष्ट्रपति, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को सलाह दे भी दी, अब क्या राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी है? दूसरी बात पे कर लेते हैं। पहली बात में हमने ये पढ़ा कि सर्वोच्च न्यायालय से जब सलाह मांगी जाएगी तो सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्यकारी होगा या फिर नहीं होगा। दूसरी बात में जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह दे देगा तो क्या राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्यकारी होगा? ये हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है मित्रों, वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सेकंड कंडीशन जो है उसमें तो हमेशा स्टेटमेंट ये गलत ही होगा।
राष्ट्रपति किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी शर्त में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई शर्त को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, नहीं है मित्रों, ये याद रख लीजिए। पहली वाली जो शर्त है वो थोड़ी सी समझने लायक है। हुआ क्या है मित्रों, हमारे देश के अंतर्गत, इसको बड़ा ही ध्यान से समझ लेना, जब हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्यकारी है या नहीं है, तो न तो इसका आंसर ये आएगा कि सलाह देने के लिए बाध्यकारी है, और न ही इसका आंसर ये आएगा कि सलाह देने के लिए बाध्यकारी नहीं है। यानी कि मेरा मतलब है प्रॉपर रूप से हम कोई एक ऑप्शन चूज नहीं कर सकते। कुछ मामले ऐसे हैं जिन मामलों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय हर हाल में सलाह देगा ही देगा, वो ज़रूरी है। लेकिन कुछ मामले, कुछ बातें ऐसी हैं जिनको लेकर सर्वोच्च न्यायालय मना भी कर सकता है सलाह देने के लिए। सर्वोच्च न्यायालय भी बाध्यकारी नहीं है कुछ मामलों को लेकर। वो मामले क्या है वो इम्पोर्टेंट है। क्लियर? ध्यान से सुनना, एक कैटेगरी बना रखी है मित्रों, और वो कैटेगरी है 1950 की। यानी कि 1950 को आपको पता है हमारा संविधान लागू हुआ था, है ना, 26 जनवरी 1950 को, और वही 1950 की कैटेगरी है। आर्टिकल 143 में लिख रखा है कि अगर 1950 के पहले का कोई मामला है, कोई ऐसा प्रश्न है, कोई ऐसा विवाद है जो विवाद 1950 के पहले की किसी बात को लेकर हुआ है, किसी कानून को लेकर, अगर उस कानून, उस बात को लेकर राष्ट्रपति सलाह मांगे सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट उस सलाह को देने के लिए बाध्यकारी होगा मित्रों, ये याद रखें। और अगर वही बात करें कि वो जो प्रश्न है, वो जो कानून का या विधि का जो प्रश्न है, वो 1950 के किसी बाद के कानून को लेकर, कोई 1950 के संविधान लागू होने के बाद की कोई ऐसी बात है जिसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगी गई है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस सलाह को देने से मना भी कर सकता है, यानी कि बाध्यकारी नहीं है मित्रों। तो हमने ये जाना कि किन सूरतों में सर्वोच्च न्यायालय बाध्यकारी होगा और किन सूरतों में वह अपना मनमाना रवैया भी अपना सकता है, यानी कि अपने विवेक के अनुसार भी सर्वोच्च न्यायालय को कार्य करने की स्वतंत्रता हमारा संविधान देता है। और यही मेरे ख्याल से हमारी संविधान की एक कई अनोखी विशेषताओं में से एक है कि वह कुछ मामलों में स्वायत्तता बरतता है और कुछ मामलों में बाध्यकारिता भी साथ ही साथ समानांतर रूप से चलती है। ये थी हमारी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में। अब हम एक छोटी सी और पावर कर लेते हैं राष्ट्रपति की, वो है हमारी सैन्य शक्तियाँ। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों के अंतर्गत हम बात करेंगे तो सबसे पहले एक ही अनुच्छेद का जिक्र होगा और वो है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 की धारा 2, जिसमें ये स्पष्ट और साफ शब्दों में लिख रखा है कि तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति हमारे देश का राष्ट्रपति होगा। हमारे देश में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर हमारे देश का राष्ट्रपति ही होगा, आर्टिकल 53 ये कहता है। और उसके अलावा तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं, थल सेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष, जल सेना अध्यक्ष, उन तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति भी हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा होगी। और हमारे देश की किसी भी देश के साथ युद्ध की घोषणा या फिर शांति की घोषणा, दोनों ही घोषणाओं को राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रख्यापित किया जाएगा, उल्लेखित किया जाएगा या घोषित किया जाएगा। तो ये जो पावर है ये हमारी सैन्य शक्तियों के अंतर्गत हम काउंट करेंगे। क्लियर? उसके अलावा और प्रकार की अगर बात करें तो वो है वित्तीय पावर्स, वित्तीय शक्तियाँ। अगर राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के बारे में पढ़ा जाए तो अनुच्छेद 109 पर हम बात करेंगे, अनुच्छेद 110 पर हम बात कर लेंगे, है ना, कि बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कोई भी धन्य विधेयक लोकसभा में पेश नहीं होता। वित्तीय शक्तियाँ हैं। आर्टिकल 112 के अंतर्गत अगर हम बात करें 112 के अंदर 112 के अंतर्गत, तो वहाँ लिखा है कि राष्ट्रपति जो है वो संसद के दोनों सदनों के समक्ष हर वर्ष के लिए बजट को पेश करवाता है। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति है, वित्त से संबंधित है, फाइनेंस से संबंधित है, पैसे से संबंधित है, वित्तीय पावर से।
और बजट के लिए हमारे संविधान में एक अलग शब्द का प्रयोग किया गया, मेरे ख्याल से आप भली भांति उससे परिचित भी होंगे, है ना। उसके अलावा अनुच्छेद 267 भी है हमारा, आर्टिकल 267 के अंतर्गत, जहां लिखा हुआ है कि देश की आकस्मिक निधि पर पूर्णतः नियंत्रण राष्ट्रपति का होता है और राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार जो है वो उस निधि से खर्च करने के लिए पैसे केंद्र सरकारों को देता भी है। आर्टिकल 267 ये कहता है। उसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका 280 वित्तीय आयोग, 280 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के लिए एक वित्त आयोग का गठन करता है और उसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी स्वयं राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, ऐसा आर्टिकल 280 में लिखा हुआ है। और वर्तमान में 15वां वित्त आयोग जो है वो चल रहा है। और आर्टिकल 267 के अंतर्गत हमने पढ़ा आकस्मिक निधि पर पूर्णतः नियंत्रण हमारे देश के राष्ट्रपति का होगा। तो ये थी हमारे राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के साथ हमने सैन्य शक्तियाँ पढ़ा, हमने विधायी शक्तियाँ भी पढ़ा। आज के लिहाज से मेरे ख्याल से काफ़ी इतना, बाकी की क्लासेस हम नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। धन्यवाद।